डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th सेकेंड पढ़ा रहे हैं। आपको चैप्टर 13 पे आ गए हैं। अभी हमने 11th कराया था, इसके बाद हमने 12th छोड़ दिया है क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए हम उसी तरीके से टॉपिक लेकर चल रहे हैं चैप्टर। तो अब चैप्टर 13 पढ़ाएंगे। तो इसमें है नाभिक भौतिकी। बीच का जो छूट गया है 12th चैप्टर बाद में कराएंगे। हमारा आ गया नाभिक। नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक यानी न्यूक्लियस। देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सबको पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। देखो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। मान लेते हैं ये एक परमाणु हो गया, ठीक। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब इसके हैं परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का, एक क्लोरीन का। परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान एक सूक्ष्म स्थान पर, मान लेते हैं इसके अंदर, यहाँ केंद्रित होता है। धनावेश और द्रव्यमान, मास और धनावेश। धनावेश और द्रव्यमान सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। इसका मतलब नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की त्रिज्या होती 10⁻⁻15 मीटर। व परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर मानी जाती है। अब देख लीजिए, नाभिक जो होगा वो छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या 10⁻⁻15, और परमाणु इतना बड़ा है तो परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होगी तो 10⁻10 मीटर। अच्छा, आइए जानते हैं कुछ और भी चीज़ें कि एक AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो एक AMU में 1.6 मतलब 6605, ऐसे याद कर लेंगे, 1.6605 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। हमें निकालना है आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे? परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे, नीचे एक AMU से भाग देंगे उसको 1.6605 × 10⁻⁻27 किलोग्राम से। तो हम आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के समानुपाती होती है। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? रेडियस r समानुपाती किसके होगी? जो द्रव्यमान संख्या होगी। ये क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के। तो 1/3 घात, जब हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो r0 एक नियतांक लगाएंगे, जहाँ r0 एक समानुपाती नियतांक है। तो r0 का मान होता है 1.2 ± 0.1 × 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बहुत छोटी वैल्यू 0.1, तो इसे छोड़ देंगे तो आएगा 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। और देखो एक यहाँ पे फार्मूला 1 जो होता है 10⁻⁻15 का मीटर का मान होता है 1 फर्मी। माने 1 फर्मी में क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ 10⁻⁻15 मीटर यदि ना लिखें तो इसे हम फर्मी लिख सकते हैं, तो 1.2 फर्मी। तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो r बराबर कितना आएगा? r0 की जगह 1.2 फर्मी (1/3). तो इसे जो है याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ करते हैं नाभिक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो, नाभिक होता है जो गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, और v बराबर 4/3 πr³। r का मान कितना है? पहले पढ़ के आए हैं, r बराबर r0 1/3। तो यहाँ रखेंगे r0 1/3 और उसकी घात क्यूब। तो यहाँ 4/3 पाई r0 का क्यूब हो जाएगा। 1/3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 1/3 का क्यूब जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 यानी a बचेगा केवल। अब यहाँ पर अगर हम 4/3 पाई, ये तो नियतांक ही है ही, r0 भी एक नियतांक है, तो ये किसके समानुपाती होगा? आयतन किसके समानुपाती होगा? द्रव्यमान संख्या के। यानी जो नाभिक का आयतन है वो किसके समानुपाती होगा? द्रव्यमान संख्या के समानुपाती
होगा, यानी आयतन जितना ज़्यादा होगा द्रव्यमान संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आते हैं नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। घनत्व बराबर पहले पिछली कक्षा में पढ़ा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, रो इक्वल टू m/b। तो द्रव्यमान यहाँ पे हमने ले लिया है AMU, कैपिटल ए, भाई द्रव्यमान क्या होता है कैपिटल ए, परमाणु द्रव्यमान, और इसको हमने ले लिया है काहे में AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, और नीचे आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से यहाँ पे AMU लिखा ही है, यहाँ पे 4/3 पाई, और आर क्यूब का वैल्यू जैसे ही वो रखेंगे R0 (a⁴ 1/3), तो यहाँ आ जाएगा R0 क्यूब और यहाँ पे आएगा a, तो a से हो जाएगा कैंसिल, और ये सबसे नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 3AMU हो जाएगा, नीचे बचेगा 4 पाई R0 क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, 3 रखेंगे इंटू 1 AMU का 1.6605, मतलब 1.6605 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, नीचे 4 पाई का मान 3 इंटू 3.14, R0 क्यूब का मान, R0 का त्रिज्या भी हमने पहले चर्चा की 1.2 इंटू 10⁻15 का क्यूब। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करना तो आपका आएगा 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हमने किलोग्राम कैसे लिखा, मीटर क्यूब कैसे लिखा, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करना। आइए करते हैं आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान व ऊर्जा दो भिन्न राशियां नहीं हैं। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो द्रव्यमान होता है या ऊर्जा होती है वो दो भिन्न राशियां, अलग अलग राशियां नहीं है। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यदि किसी पदार्थ से ऊर्जा उत्सर्जित होती, उन्होंने क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि किसी पदार्थ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी पदार्थ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में क्या आती है कमी। यदि किसी पदार्थ से ऊर्जा निकल जाएगी बाहर तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में यानी वजनता में क्या आएगी, कमी आएगी। और यदि पदार्थ के द्रव्यमान में मान लेते हैं वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वह ऊर्जा को अवशोषित कर रहा होगा पदार्थ। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ऊर्जा आएगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा और ऊर्जा पदार्थ में से निकल जाएगी तो द्रव्यमान घट जाएगा। और उन्होंने एक गणितीय संक्रिया भी दी, यानी गणितीय जो है सूत्र भी दिया आइंस्टीन जी ने, डेल्टा E बराबर डेल्टा mc²। इसे आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहा जाता है। उन्होंने ही पहली बार ये सूत्र दिया डेल्टा E बराबर mc² कि ऊर्जा को एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में। ये तो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जहाँ डेल्टा m द्रव्यमान में परिवर्तन है, डेल्टा E ऊर्जा में परिवर्तन है और c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए देखते हैं 1 किलोग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा अगर निकालनी हो तो कितनी आएगी, यानी 1 किलोग्राम वजन का कोई पदार्थ हो तो ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा E बराबर डेल्टा m का मान 1 kg और c² यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻16, 8 दूनी 16, इतने जूल आएगी। तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा अगर देखेंगे यहाँ पे 1 AMU के तुल्य ऊर्जा, जैसे 1 किलोग्राम के तुल्य ऊर्जा 9 × 10⁻16 जूल आया, वैसे अगर हम 1 AMU के तुल्य ऊर्जा निकालेंगे तो इसका आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन वैल्यूज को जो है हम लोग याद रखेंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो नाभिक बंधन ऊर्जा, जैसे इससे मतलब अर्थ निकल रहा कि नाभिकों का बंधन है, नाभिक इसमें 2 या 2 से अधिक नाभिक जुड़ेंगे। तो किसी नाभिक के अंदर नाभिक के मूलभूत कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। मतलब नाभिक के अंदर बंधन ऊर्जा है। किसी नाभिक के अंदर नाभिक के मूलभूत कण कौन होते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे भी प्लस का चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर क्या करते हैं, बांधे रखने के लिए इसे क्या करती है, आपस में बांधे रखती है, यानी रोके रखती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक जगह। मतलब ये वो ऊर्जा है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या करती है, एक पास ही रखती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जितनी ऊर्जा चाहिए वह होती है बंधन ऊर्जा। यह नाभिक के स्थायित्व को बढ़ाती है। भाई जब तक प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में बने रहेंगे तब तक नाभिक का स्थायित्व रहेगा।
मतलब वो नाभिक कहा जाएगा। यह नाभिक में से उत्सर्जित होती है और ये जो ऊर्जा होती है नाभिक में से ही उत्सर्जित होती है। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी ये क्या होती है? जब किसी नाभिक पर विशेष कणों की बौछार कराई जाती है। विशेष कण मतलब अल्फा बीटा गामा या न्यूट्रॉन। तो जब किसी नाभिक पर विशेष कणों की बौछार कराई जाती है तो एक मध्यावर्ती नाभिक का निर्माण होता है जिसे संलयन नाभिक कहा जाता है। जब विशेष कणों की किसी नाभिक पर बौछार कराएंगे तो उससे एक जो है मध्यावर्ती नाभिक का निर्माण होगा जिसे हम लोग संलयन नाभिक कहेंगे। इसके बाद यह नाभिक अन्य नाभिकों में बदल जाता है, परिवर्तित होता है और साथ में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। देखेंगे जैसे हमारे पास में फार्मूला लिखा है ZXA। जेड जहाँ परमाणु क्रमांक है, ये एक्स कोई पदार्थ है, तत्व है, और ये उसका परमाणु द्रव्यमान है यानी परमाणु भार है। और यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई जो है कण है जिनकी बौछार हो रही। तो यहाँ पे बनेगा पहले मध्यावर्ती नाभिक, फिर एक नया नाभिक बनेगा Z'YA', फिर यहाँ पे एक और भी पदार्थ कोई बनेगा और फिर ऊर्जा निकलेगी। क्यों? यहाँ पे से एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 6C12 यानी कार्बन का परमाणु है, इसमें 2 हीलियम 4 अल्फा कणों की बौछार कराई गई है। तो यहाँ पे कितना है? ये पहले मध्यवर्ती नाभिक बना है 6, 2, 8 और 12, 4, 16 यानी 8O16 बना मध्यवर्ती नाभिक। फिर से इसमें कितना बना? ये क्या होगा? एक नए नाभिक में चेंज हो गया, 7N15 में बदल गया यानी ये बन गया नाइट्रोजन का समस्थानिक। वैसे 7N14 होता है, ये 7N15 बना तो इसका जो समस्थानिक है। और एक बचा ऊपर 16 था, 15 यहाँ तो एक यहाँ, नीचे भी एक बचा तो 1H1 ये प्रोटियम बन गया, एक नया पदार्थ, और ये यहाँ पे निकलेगी ऊर्जा। आइए जानते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन, जब एक भारी व अस्थायी नाभिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉनों का प्रहार करवाया जाता है। जब एक भारी व अस्थायी नाभिक, जो बहुत वजन हो नाभिक और वो अस्थायी हो, तो उस पर जब मंद गति वाले न्यूट्रॉनों का प्रहार कराया जाता है, कौन? न्यूट्रॉन, तो वह हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, तो वह टूट जाता है। काहे में? हल्के नाभिकों में, छोटे छोटे नाभिक में भारी नाभिक टूट जाता है। इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न व स्टार्समान नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 92 यूरेनियम 235 लिखा है, इस पर 0N1 यानी न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई गई है, तो ये टूट गया है। अभी देखो पहले मध्यवर्ती नाभिक बनेगा 92U 236 235 और एक 236, नीचे 92 0 92 ही रहेगा। फिर ये टूटेगा, 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टॉन 92 और 30N1, फिर से मतलब 3 न्यूट्रॉन बनेंगे और यहाँ पे ऊर्जा निकलेगी। यहाँ देखेंगे सबका आइड मतलब जो है 92 ही आएगा। 6 6 12 और 12 का 2 हासिल चला 1, 5 1 6 6 3 9 92 हो गया। ऊपर का भी सेम आएगा, 141 में 92 जोड़ो तो 235 और एक 200 आएगा, 2 1 3 4 9, भाई कितना आएगा? 141 2 143 और 92, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 1 आएगा 3 और 9 4 13 हासिल चला है 1 1 233 और यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन है, मैंने 3 1 कम 3, तो 3 कितना जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा 36। यहाँ भी 235 और एक 236 ही है। तो इसको जो है देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब स्ट्रक्चर भी लिखा है ZXA परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार, ये तत्व को, इस पे न्यूट्रॉनों की बमबारी, संलयन नाभिक बनेगा, मध्यवर्ती नाभिक, और फिर नया पदार्थ बनेंगे, मतलब नया कोई बनेगा नाभिक, उसके बाद में कोई पदार्थ बनेगा, फिर नाभिकीय ऊर्जा भी निकलेगी। स्वर्ण के समस्थानिक, एक न्यूमेरिकल करते हैं। स्वर्ण के समस्थानिक यानी सोने के समस्थानिक 79AU 197 यानी ये क्या है? 79AU, AU मतलब गोल्ड माने सोना, 197 एवं रजत के समस्थानिक, रजत मतलब चांदी अर्जेंटम 47 AG सिल्वर 107 की नाभिकीय त्रिज्या के अनुपात का सन्निकट का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ x1 कितना दिया है 79AU 197, x2 कितना दिया है 47 AG 107। तो यहाँ A1 यानी इसका भार कितना है 197, इसका परमाणु भार कितना है 107। तो R समानुपाती क्या होता है? A की पावर 1/3, तो R1/R2 निकालेंगे तो A1/A2 की घात 1/3 आएगा, तो R1/R2
A1 का मान 197, A2 का मान 107 की घात 1/3। ये इसका हो जाएगा आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए करते हैं रदरफोर्ड सोडी का नियम। रदरफोर्ड सोडी के नियमानुसार परमाणुओं के विघटन की दर, जो परमाणु होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, हर समय विघटित होते रहते हैं। प्रत्येक क्षण मतलब जो है वो नष्ट होते रहते हैं, उसमें से ऊर्जा निकलती रहती है। तो परमाणुओं के विघटन की दर जो विघटित होते हैं तो विघटित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। वो परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो -dN/dt समानुपाती n, जहाँ माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि परमाणुओं की संख्या लगातार घट रही है। तो -dN/dt बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ लैम्डा एक नियतांक लगाएंगे, लैम्डा n, जहाँ लैम्डा एक 6 नियतांक है। इधर माइनस उधर दे देंगे तो माइनस लैम्डा n हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। dn के नीचे n को कर लेंगे और माइनस अल्फा के लैम्डा के पास में dt को भेज देंगे। तो dN/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ठीक, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ dN/n, यहाँ माइनस लैम्डा dt, तो log e बेस n आ जाएगा। यहाँ 1/n का log n होता है, यहाँ माइनस लैम्डा बाहर हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, प्लस एक अलग से समाकलन स्थिरांक जोड़ेंगे c, समीकरण नंबर 1। प्रारंभ में जब t बराबर 0 सेकेंड था, यानी जब परमाणु विघटित नहीं हुआ था तब, तो n बराबर कितना था, n0, यानी ये कुल परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ n की जगह n0 कर देंगे और यहाँ पे t 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, c बचेगा। तो c बराबर आएगा log e बेस n0। अब c का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 से, तो log e बेस n बराबर माइनस लैम्डा t प्लस c log e बेस n0। आगे देखेंगे तो log e बेस n माइनस log e बेस n0 इक्वल टू लैम्डा t। मैंने उधर से पक्षांतर हमने इधर कर लिया इसका। तो जब log m माइनस log n होता है तो देखो सूत्र होता है log m माइनस log n, तो लिखा जाता है log m/n। तो यहाँ पे log n/n0 बराबर माइनस लैम्डा t। जब इधर से log हटता है, ठीक, तो उधर जाता है e की घात में, ये तो e की घात हो गया माइनस लैम्डा t और बचा n/n0। ये वाला n0 इसके मल्टीप्लाई में हो गया तो n बराबर n0 e⁻ माइनस लैम्डा t, जहाँ n विघटित परमाणुओं की संख्या है, n0 कुल परमाणुओं की संख्या है, लैम्डा 6 नियतांक है और t विघटन में लगा समय है। छायांक डीके कांस्टेंट। छायांक क्या होता है? छायांक का फार्मूला n बराबर 37% n0, यानी छायांक का मतलब ये होता है कि जब विघटित परमाणुओं की संख्या जो स्टार्टिंग में जितने परमाणु थे उसके 37% रह जाती हैं, यानी स्टार्टिंग में 100% होते हैं तो 37% उसका रह जाता है। अर्धांक का मतलब क्या होता है? वो टाइम होता है, मतलब जब परमाणुओं की संख्या घटते घटते आधी रह जाती है, जैसे कि 100 ग्राम हो तो घटते घटते 50 ग्राम रह जाए। तो टी बराबर ये फार्मूला है, टी बराबर 0.693, यानी यहाँ पे होता है 6931, 1 को हमने छोड़ दिया है 693 और अपान में लैम्डा। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इसको वीडियो को रोक करके दोबारा से या कई बार उसको सुन सकते हैं और अपना नोट कर सकते हैं। इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारी बारी से लेसन कराते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।